हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सोशल स्टडी के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने लैंड एंड सोइल इन दो टॉपिक्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वाटर। वाटर क्या है, सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। अर्थ के ऊपर अर्थ टू पार्ट्स में बटा हुआ है, लैंड मासेस एंड वाटर। लैंड मासेस हम पढ़ चुके हैं, लैंड से रिलेटेड, एंड ओशियन। अब हम वाटर पार्ट को पढ़ेंगे, ओशियन। वाटर जो हमारा 100% जो अवेलेबल है, उसमें से 97% जो है वो सिर्फ ओशियंस में अवेलेबल है, जो कि आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो। 97% ओशियन में है। ओनली 3% वाटर है जो फ्रेश वाटर है, जो यूजेबल है। उस 3% में से भी अगर हम देखें तो 79% वो वाटर है जो आइस बने हुए हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर है जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते, बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ जिनको हम बोल सकते हैं, ग्लेशियर्स जो होते हैं, वो सारे 79% है। उसमें से 20% जो है अलग, वो क्या है, ग्राउंड वाटर। और इजीली एक्सेसिबल जो आपको इजीली मिल जाता है वो है ओनली 1% वाटर। यानी कि इसमें से भी 97 में से जो 3% निकाला है, उस 3% में से भी 79% आइस एंड ग्लेशियर्स हैं, 20% ग्राउंड वाटर है, एंड जो इजीली आपको मिल रहा है, जिसको आप यूज़ कर रहे हो, वो ओनली 1% है। अब उस 1% की हम बात करते हैं। वो 1% में से भी जो 52% उसका पार्ट है, वो क्या है, लेक्स में पाया जाता है। और सॉइल मॉइस्चर क्या है, 38%। जो मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर है, जो नमी है, मिट्टी के अंदर जो पानी है, वो 38% है। उस 1% का 38% और 52% का है लेक में। अब 52% के बाद कुछ जो पॉइंट्स बचते हैं, उसमें से वाटर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, वो है 1%। रिवर के अंदर कितना आपको मिलता है, 1%। एंड एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर जो बनते हैं, उसमें क्या है आपका 8%। यानी कि जो वाटर वेपर जो भाप बन के उड़ता है पानी, वो कितना है आपके पास, ओनली 8% पानी है। जिस पानी के पास आप इजीली पहुंच सकते हो, जो आपको आसानी से मिल सकता है, ये वो पानी है 1%। अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वाटर। वाटर क्या है, वाटर एक रिन्यूएबल सोर्स है। इसका इसने जो है 3/4 एरिया सरफेस का वो कवर कर रखा है, अर्थ के सरफेस का 3/4 एरिया। ये दोनों ही पार्ट्स में हमें मिलता है, सैलिन वाटर भी है प्लस फ्रेश वाटर भी, दोनों हमें पाया जाता है। सैलिन वाटर ओशन में पाया जाता है, एंड फ्रेश वाटर आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, फ्रेश वाटर जो आप यूज़ करते हो। सैलिन वाटर जो है वो सीज में या ओशंस में पाया जाता है, जो पीने के लिए अच्छा नहीं होता है, आप उसको डायरेक्ट पी नहीं सकते। ओशन एंड सीज 97% जो वाटर है उसको कवर करती हैं, जबकि जो फ्रेश वाटर है हमारे पास वो सिर्फ 3% है। ये हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर। 79% इस फ्रेश वाटर का भी 79% जो आइस या कैप या ग्लेशियर्स बने हुए हैं, आइस कैप एंड ग्लेशियर्स बने हुए हैं इसके अंदर, जैसे कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन, जहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, माउंटेन पाए जाते हैं आइस के। लेकिन ये वाटर इनएक्सेसिबल है, मतलब बेशक ये फ्रेश वाटर है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस वाटर तक आप नहीं पहुँच सकते, ये आपको इजीली अवेलेबल नहीं होता। इन लोकेशंस पे जाना पड़ेगा इसके लिए। सिर्फ 1% पानी है फ्रेश वाटर जो आपको अवेलेबल है, वो क्या है, ग्राउंड वाटर के अंदर है। ठीक है, रिवर्स में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, वाटर वेपर जो होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर उनमें पाया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था। जो ये 1% पानी है, ये लेक्स में, सॉइल मॉइस्चर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, रिवर में, एंड एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर 8% ये पाए जाते हैं। तो ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, की आप कितना वाटर यूज़ कर रहे हो। इसलिए हमें वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत कम वाटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जो रिवर से पानी निकलता है वो सारा भी कहाँ चला जाता है, लास्ट में ओशन में, और वो भी यूजेबल नहीं रहता, वो भी हम यूज़ नहीं कर पाते बाद में। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। सबसे जो फ्रेश वाटर है, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कीमती है, वो सिर्फ पानी है, फ्रेश वाटर है अर्थ के ऊपर। और टोटल वॉल्यूम वाटर रिमेन्स कांस्टेंट इन नेचर, और पूरा जो वॉल्यूम है इसका हालांकि वो सेम बना रहेगा। जैसे कि अगर हम इसके अंदर बात करें, इस डायग्राम के अंदर हमारा जो 100% वाटर है, 70% जो अर्थ का पार्ट है वो वाटर है, वो हमेशा उतना ही बना रहेगा। हालांकि ये अलग बात है कि आइस या ग्लेशियर जब पिघलते हैं रिवर्स के थ्रू, जब वो ओशन में पहुंच जाते हैं, तो वो पानी सेम वहाँ बना रहता है, उसी से भाप बन के वो उड़ जाता है एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर से बन के, और फिर से दोबारा से कहीं बारिश होते हैं वो वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर के अंदर चला जाता है। तो क्या नेचर के अंदर कॉन्स्टेंट बना रहता है। ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, कपड़े वगैरह धोने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करते हैं उसके अंदर भी पानी यूज़ होता है। डैम भी बनाए जाते हैं पानी के लिए।
और बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको भी पानी की बहुत ज़्यादा नीड है, फूड की नीड है, कैश क्रॉप्स की नीड है। अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि शहरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण उनको पानी की ज़्यादा नीड होती है। लोगों का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको पानी की सप्लाई जिनके कारण कम हो गई, यानी कि आप जितना ज़्यादा पानी का यूज़ करोगे पानी की कमी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। जैसे कि अगर आप आसपास देखें, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं आपके पास जिनमें इजीली पानी अवेलेबल है। अगर पानी अवेलेबल है तो वो लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, वेस्टेज करते हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जिनके पास सुबह सुबह पानी के टैंक आते हैं पीने के लिए, पानी वो लोग लाइन में लग के लेते हैं, इसलिए वो पानी का वेस्टेज कम करते हैं। ये सारी चीज़ें किस कारण हुई हैं? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है लोगों ने उतना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ किया है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी क्या है? बहुत ज़्यादा कमी पानी की, इतनी कमी कि बिल्कुल सूखा पड़ जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इज हाईली अनइवन, जो फ्रेश वाटर है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, कहीं पे कम पाया जाता है, कहीं पे नहीं पाया जाता और कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ होने के कारण कुछ एरियाज जहाँ पे पानी नहीं पाया जाता वहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ गया है। और कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जितने वाटर का वो यूज़ करते हैं, लास्ट में जब वो यूज़ हो जाता है वाटर, तो वहाँ से जब वो निकलता है तो वो पोल्यूटेड वाटर होता है जिसको आप यूज़ ही नहीं कर सके। ये क्या होता है? स्कार्सिटी के कारण है। कुछ और कारण भी देखें यहाँ पे स्कार्सिटी के कि क्या रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन इज नॉट इक्वल थ्रू आउट द ईयर एंड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरियाज में पूरे साल में इक्वल रेनफॉल नहीं होता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, कहीं पे बहुत कम रेनफॉल होती है और कहीं पे रेनफॉल होती ही नहीं, कहीं पे बारिश होती ही नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेन की वो अनइवन है, वो इक्वल नहीं है। मोस्ट ऑफ रेन वाटर फ्लोज इनटू सीजन ओशन। अक्सर जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, वो लोग यूज़ नहीं कर पाते, वो बह कर ओशन या सीज में चला जाता है, फिर उसके बाद वो अनयूजेबल हो जाता है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग इज चेंजिंग द रेनफॉल पैटर्न। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कारण रेनफॉल पैटर्न जो है वो बिल्कुल बदल गया है। ग्लोबल वार्मिंग जिसके कारण हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, गर्म गैसेज, जिन्होंने हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है, और उसके कारण रेनफॉल जो होते हैं उसका पैटर्न बदल गया। कहीं पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है और कहीं पे बहुत कम। आजकल जो टेक्नोलॉजी है जो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इरिगेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इरिगेशन की डिमांड के साथ साथ लोगों ने पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे इरिगेशन के बाद जो वाटर बचता है या जो वाटर मिट्टी के अंदर चला जाता है वो पोल्यूटेड वाटर हो जाता है, और वहाँ की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो भी पोल्यूटेड हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, कि क्लीन वाटर आपके पास कितना अवेलेबल है। आजकल हमें पीने के लिए पर्याप्त पानी मिल ही नहीं पाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पानी ही नहीं मिल पाता। आप अपने एरियाज़ के भी अगर हम आसपास देखें तो सुबह सुबह टैंक आते हैं पानी के लोग टंकी भर के लाते हैं, जो पीने के लिए पानी आपको एक्सेस करवाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि पर्याप्त पानी ही नहीं है पीने के लिए। 80% जो बीमारियाँ हो रही हैं आजकल डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो सारी भी किसके कारण हो रही है? पोल्यूटेड वाटर के कारण। जो दूषित पानी है जिसके अंदर बहुत सारा कूड़ा करकट डाल दिया गया है, उसके बाद जब उसको साफ़ किया जाता है उसके बावजूद उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ रह जाती हैं। वाटर को सीधा सीवेज कर दिया जाता है, ड्रेन्स कर दिया जाता है। जो इंडस्ट्री से निकलता है वेस्ट, उसको भी सीधा जाके लोग रिवर में मिला देते हैं पानी को, और जिससे रिवर का पानी भी क्या होता है? पोल्यूटेड हो जाता है, उसको आप पी नहीं सकते उसके बाद। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या है? साफ़ पानी मिलना। साफ़ पानी ही लोगों को नहीं मिल पाता जिससे कि वो पी सके। अगर वो दूषित पानी पीते तो उसके कारण उनके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ भी फैल रही हैं। ये बहुत बड़े कारण हैं पानी को पोल्यूट कर देना, और उसके बाद उनको सीवर के थ्रू वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है, जैसे रिवर एंड लेक, जो कि फ्रेश वाटर का एक पार्ट है, लेकिन जब उनके अंदर भी ऐसा पानी डाल दिया जाता है, पोल्यूटेड वाटर डाल दिया जाता है, तो उसके कारण उनका पानी भी वेस्ट हो जाता है, जिसको हम पी नहीं पाते, या जिसको अगर हम पियेंगे साफ करके तो भी उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, या उनसे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना वाटर के हम जीवित ही नहीं रह सकते, और उसके बहुत सारे कारण है कि वो पानी हमें मिल नहीं रहा है, या जो मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, या जिसको हम पियेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए? पानी को कंजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी वैसे ही लोग पानी में सारा वेस्टेज डालेंगे और पानी बिल्कुल पोल्यूटेड होता चला जाएगा, और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए शायद ये बचे ही ना, या सेफ भी ना रहे।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिंदा रहने के लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लिए हमें बहुत मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि हम पानी को कंजर्व करके रख सकें। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा होना चाहिए, जैसे इंडिया है वो बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज को फेस कर रहा है, और नियर फ्यूचर इसके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। बहुत सारे पार्ट्स हैं इंडिया के अंदर जिसके अंदर लोग बहुत दूर से जाकर पानी भर के लाते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके आते हैं। या अगर हम दिल्ली, जो बहुत डेवलप एरिया है, बहुत डेवलप सिटी है, अगर हम उसकी बात भी करें तो उसके भी हर पार्ट में पानी लोगों को ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाता। वाटर एग्रीकल्चर जो है इज ऑल्सो एन एडुकेट, ये भी बहुत मुश्किल हो गया। वाटर लोगों को एग्रीकल्चर के लिए भी पानी अवेलेबल अच्छे से नहीं हो पाता, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है। एंड इट इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज़ द वाटर अवेलेबल टू अस इन अ इकोनॉमिकल मैनर। इसलिए हमें पानी को एक इकोनॉमिकल मैनर की तरह यूज़ करना चाहिए, यानी कि हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए कि हम उसके लिए पैसे दे रहे हैं, हमें उसे फिजूल में, वेस्टेज में यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमने कुछ मेजर स्टेप्स उठाने होंगे। उसमें से सबसे फर्स्ट है सेविंग रेन वाटर। सबसे पहले जब बारिश होती है तो हम उसके पानी को सेव करके रखना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? प्लांटिंग ट्रीज टू चेक रन ऑफ रेन वाटर एंड टू लेट द रेन वाटर सीप अंडरग्राउंड। जितने ज़्यादा प्लांट्स हम लगाएंगे तो रेन वाटर जो होगी उससे प्लांट क्या करेंगे, उनकी जड़ें जो है उस पानी को अपनी साइड अंदर ले लेंगी और उसको अंडरग्राउंड पहुंचा देंगी। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वो पानी बह के आगे चला जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। रिस्टोरेशंस ऑफ पॉन्ड्स, टैंक एंड लेक सो दैट दे कैन स्टोर रेन वाटर। हमें बहुत सारे रिस्टोर करने चाहिए, बहुत सारे पॉन्ड्स, टैंक या लेक, जिससे जो भी रेन वाटर हो, जब भी बारिश हो, उसका पानी वहाँ पे स्टोर हो जाए, वहाँ पे स्टोर करके रखा जा सके। जैसे कुछ गांव हैं उनके अंदर बहुत ऊंचाई या जो नॉर्मल है वहाँ से नॉर्मल नालियाँ बनाई गई हैं छोटी छोटी सी, कि अगर बारिश होगी तो जब भी बारिश होती है वो नालियाँ बहकर वहाँ पे आसपास पौंड या लेक बना दी जाती है। वो सारा पानी बहकर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और जब भी लोगों को नीड होती है वो उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। अब डू यू नो, एक फैक्ट आपको दे रखा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर फॉर फर्दर यूज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है कि आप रेन वाटर को अपनी छत पे इकट्ठा करते हो और उसके बाद उसको एक अप्रोप्रिएट लोकेशन में भेज देते हो ताकि वो यूज हो सके। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 1 स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर, अगर 2 घंटे की अच्छी बारिश होती है तो उसके अंदर हम 8000 लीटर तक सेव करके रख सकते हैं। अब ये हो कैसे सकता है, आप भी सोचेंगे अब छत का पानी कैसा जाएगा, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे जब भी बारिश होती है तो छत पे पानी इकट्ठा किया जाता है और छत से एक पाइप को बेसमेंट में लोग बना लेते हैं या घर के बाहर पोंड टाइप बना लेते हैं, उसके अंदर वो पाइप छोड़ दिया जाता है कि जो भी पानी रूफ के ऊपर रेन वाटर का पानी इकट्ठा होगा वो पानी सीधा कहाँ पे जाएगा, उस टैंक के अंदर, और जब भी उनको यूज होगा वो उस टैंक से पानी को यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग न्यू मीन्स ऑफ इरीगेशन। नए नए मीनिंग या नए नए तरीके जो है इरीगेशन के वो यूज करने चाहिए। जैसे फर्स्ट है स्विचिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ड्राई फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग और ड्राई फार्मिंग हमें करनी चाहिए। प्रमोटिंग स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, बूंदाबांदी। जैसे ये स्प्रिंकलर आपको नजर आ रहा है कि बीच में एक फाउंटेन लगा दिया और वो फाउंटेन क्या है, आसपास थोड़ा थोड़ा पानी फेंक रहा है जितनी जरूरत है। और हालांकि पहले लोग क्या करते थे, एक साइड से काट के पूरा खेत को पानी से भर देते, तो वो पानी बहुत ज़्यादा यूज होता था। लेकिन अगर वहीं हम 2-3 जैसे ये है, हर लाइन में 3-4-5-6 इतने ये लगा दें स्प्रिंकलर के लिए, तो क्या हुआ, जितना पानी नीडेबल है उतना चलाओ, बाकी छोड़ दो। नेक्स्ट सेविंग इंडस्ट्रियल कंज्यूम्ड वाटर। रिसाइकल वाटर विच इज यूज फॉर कूलिंग पाइप्स इन पावर प्लांट्स। अगर पावर प्लांट में जो कूलिंग करने के लिए पानी यूज होता है उसको रिसाइकिल किया जाना चाहिए। कूलिंग पाइप, जैसे कि अगर हम एसी की बात करें, एसी के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी जो टपकता है उसको दोबारा से वो लोग यूज कर सकते हैं। सेविंग डोमेस्टिक वाटर। डोमेस्टिक वाटर को सेव करके रखना चाहिए। इसके पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट है चेकिंग लीकिंग एंड डिफेक्टिव पाइप एज लॉस ऑफ वाटर अक्यूज मेनली बिकॉज ऑफ दिस टू डिफेक्ट्स। सबसे मेन जो है आजकल क्या हो रहा है, पाइप या तो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है या उनके अंदर बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है, जिसके कारण पानी बहुत बहता है। जैसे गलियों में भी नजर आ जाएगा, कई जगह पानी अपने आप ही चलता रहता है, तो वो क्या है, पानी की वेस्टेज है। कई लोगों के घर में पाइप खराब है या जो टैप है वो खराब है, जिसके कारण पानी सारा दिन टपकता रहता है, वो भी क्या है, एक पानी की वेस्टेज है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है एजुकेटिंग पीपल टू यूज बकेट इंस्टेड ऑफ दोज पाइप्स टू वॉश देयर व्हीकल। अपने व्हीकल को धोने के लिए लोग अक्सर पाइप यूज करते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग बाइक या गाड़ी को धोने के लिए पाइप का यूज करते हैं, उसकी बजाय अगर बकेट का यूज किया जाए तो शायद पानी का कम वेस्ट हो।
नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग किचन वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट। किचन में जो भी पानी यूज किया गया है उसको साथ साथ नाली में ना बहाया जाए, उसको स्टोर करके साथ साथ रख लो। उस बकेट से उस पानी को कहाँ पे डाल सकते हैं आप, प्लांट्स में डाल सकते हैं, जिससे पानी की वेस्टेज नहीं होगी। तो ये कुछ टॉप पॉइंट्स हैं आपके जिससे आप पानी को कंजर्व करके रख सकते हो। सेविंग वाटर, इंट्रोड्यूसिंग न्यू मीन्स ऑफ इरिगेशन, सेविंग इंडस्ट्रियल कंज्यूम्ड वाटर, जो इंडस्ट्रीज में कंज्यूम हो जाता है वाटर यूज कर लिया जाता है उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। सेविंग डोमेस्टिक वाटर, घर में तो आप बहुत तरीके से पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन। हम सॉइल कर चुके हैं टॉपिक, लैंड कर चुके हैं, वाटर कर चुके हैं, हमारा नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन होती हैं जो अर्थ के ऊपर प्लांट्स या ट्रीज अपने आप उग जाते हैं बिना किसी ह्यूमन की इंटरफेरेंस के या बिना किसी ह्यूमन की हेल्प की, जो अपने आप एग्जिस्ट करती हैं, वो होती है हमारी नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के अंदर प्लांट लाइफ आती है जो कि अपने आप ग्रो करती हैं। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों ही अपने एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि एनिमल्स को क्या चाहिए होता है, प्लांट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एंड प्लांट्स को एनिमल कैसे चाहिए होते हैं, एनिमल से या उनकी स्किन से या उनके मल से जो भी उनको खाद मिलती है प्लांट्स को, जहाँ पे ह्यूमन नहीं पहुंच पाते तो वहाँ पे एनिमल्स ही ये सब कर पाते हैं। द एरिया वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन क्या है, बहुत जरूरी है हमारे नेचुरल वेजिटेशन जो हमें नेचर से मिलती है। जैसे फर्स्ट इन्होंने पॉइंट दिया वी गेट टिम्बर। अब नॉर्मल देखो हम लोग स्टार्टिंग से ट्रीज के ऊपर लिखते आ रहे हैं, हमें ट्रीज से क्या मिलता है, तो वही है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन से हमें वुड, मेडिसिन, लाख, पेपर, रेजिन, हर्ब्स, फ्रूट्स, नट्स, गम एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं या नेचुरल वेजिटेशन से मिलती हैं। सेकंड पॉइंट है ट्रीज जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हम सांस कैसे ले पाएंगे। थर्ड पॉइंट है ट्रीज गिव शेल्टर टू एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं उनका घर है ट्रीज। जैसे कि जितनी ज़्यादा फॉरेस्ट की कटिंग होती जा रही है, एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, उनकी वाइल्ड लाइफ जो है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो विलुप्त होने वाले हैं या जो शायद बिल्कुल ख़त्म हो ही चुके हैं। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो सॉइल इरोजन को होने से बचाती है, और जो हमारी टॉप सॉइल है उसको कंजर्व करके रखती है। वो भी एक बहुत बड़ा यूज़ है नेचुरल वेजिटेशन का, कि हमारी जो टॉप सॉइल है वो उसको बचा के रखती है, जिसके अंदर हम इजीली क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट द एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स। एक शेल्टर बेल्ट की तरह काम करते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई भी आके रह सकता है इजीली। एनिमल्स तो वहाँ रहते ही हैं, बहुत सारे लोग भी वहाँ रहते हैं, इंसान भी रहते हैं। नेक्स्ट दे हेल्प अस इन कंजर्वेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को भी कंजर्व करके हम रख सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन के थ्रू, क्योंकि जैसे भी बारिश होगी, अगर नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है तो उनकी जो रूट्स हैं वो पानी को अपनी ओर खींच लेती हैं और उस पानी को ज़मीन के अंदर ही रहने देते हैं। तो वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा होता है जहाँ नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और वो अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बहुत ज़्यादा गर्म गैस है, और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और हमारे टेम्परेचर जो है अर्थ का उसको भी वो मेंटेन करके रखती हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन के बहुत सारे यूज़ हैं। और दोबारा से बता देती हूँ, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, जो नेचर के अंदर अपने आप प्लांट्स उगते हैं, अपने आप ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। जैसे फॉरेस्ट वगैरह में वहाँ कोई लगाने नहीं जाता नेचुरल वेजिटेशंस को, वो अपने आप ग्रो करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आपको बता रखे हैं कि कौन कौन से टाइप्स के वेजिटेशंस हो सकते हैं, अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन हो सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। अलग अलग फैक्टर पे वो डिपेंड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, एल्टीट्यूड्स, हाइट कैसी है, वहाँ पे सनलाइट कितनी आती है, सॉइल किस टाइप की है, मॉइस्चर वहाँ पे कैसा है, रेनफॉल कैसी है, उसी टाइप के वहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। टू मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इनकी ग्रोथ के लिए, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। किसी भी वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनका वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ का मॉइस्चर कैसा है। वेजिटेशन ग्रुप्ड इनटू 4 टाइप्स। जो वेजिटेशन वो 4 टाइप्स की उन्होंने डिवाइड किया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब एंड टुंड्रा। अब यहाँ देखिए आपको पिक्चर दी हुई है, क्लियर हो गई। फॉरेस्ट क्या है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत घास भी पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं यहाँ पे। ग्रासलैंड क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े घास के मैदान होते हैं।
ठीक है, पेड़ भी होते हैं इनके अंदर, लेकिन घास के मैदान अगर आप दूर से देखो तो ऐसा लगता है बहुत बड़े बड़े घास के मैदान है ये, इनको हम बोलते हैं ग्रासलैंड्स। स्क्रब क्या होते हैं? कुछ माउंटेनी एरिया होता है और आसपास कुछ पेड़ होते हैं जो शायद ग्रीन नहीं होते हैं प्रॉपर, लेकिन वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो जिनकी येलोइश थोड़ी सी पत्तियां आपको नजर आ रही हैं हल्की फुल्की, ठीक है, थोड़ा बहुत सूखा है, थोड़ा खाली भी है, बीच बीच में से दूर दूर पेड़ है, ये क्या होता है हमारे स्क्रब्स। टुंड्रा क्या होते हैं? जहाँ पे बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनको हम बोलते हैं टुंड्रा। ये अक्सर आर्कटिक या अंटार्कटिक साइड पाए जाते हैं, पोल साइड। इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ट्रीज नेचुरली ग्रो करते हैं। वहाँ पे जो फॉर्मिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा डेंस, बहुत ज़्यादा डीप होती है, या बहुत सारे ट्रीज आपस में बहुत पास पास पाए जाते हैं जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होगी। नॉर्मल सी बात है, जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होगी वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज उगेंगे, ज़्यादा प्लांट्स उगेंगे। अगर आप अपने आसपास भी हम लोग देखें तो जब भी बारिश का मौसम आता है तो सड़क पे या आसपास अगर आपने घर में गमले लगाए तो उनमें भी कुछ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। तो ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगी, दैट मीन्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रीज पाए जाएंगे, तो वो क्या होगा? फॉरेस्ट एरिया होगा। फॉरेस्ट के अंदर अब ज़्यादा पेड़ पौधों में क्या होगा? वहाँ वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जैसे ही बारिश होगी वहाँ का पानी वेस्ट नहीं जाता। जो ट्रीज की जड़ें हैं, जो उनकी रूट्स हैं, वो क्या करते हैं? पानी को अपनी ओर खींच लेती हैं। अगर हम वहाँ मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर क्या होता है? वहाँ डिक्रीज हो जाता है और जो ट्रीज का साइज है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, या उसके बाद जैसे ही नॉर्मल मौसम आता है उनका जो साइज एकदम से बढ़ जाता है। एंड शॉर्ट जो ट्रीज होते हैं, जो छोटी छोटी घास पाई जाती है, वो कहाँ होती है? मॉडरेट रेनफॉल में। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी वहाँ बड़े बड़े ट्रीज पाए जाएंगे, जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होगी वहाँ छोटी छोटी घास पाई जाती है। और उसके बाद जहाँ रेनफॉल बहुत ही कम होती है वहाँ स्क्रब एरिया पाया जाता है, वहाँ पे झाड़ियाँ या कंटीले पौधे, इस टाइप के पौधे वहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद जिनकी जो जड़ें हैं, अगर हम इन एरियाज में बात करें, लो रेनफॉल के एरियाज में, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक चली जाती हैं और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे जैसी होती हैं। इनका सरफेस भी बहुत वैक्स होता है कि अगर इसके ऊपर पानी डालो तो एक ड्रॉप बन के वहीं पे रहेगी और अपने आप नीचे टपक जाएगी। तो वहाँ का मॉइस्चर क्या होता है? बहुत ज़्यादा सूखा होता है। अब हम टुंड्रा वेजिटेशन की बात करते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होते हैं? पोलर रीजन में पाए जाते हैं, यानी कि हमारी अर्थ के दो पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसी साइड हमें ये जो फॉरेस्ट है देखने को मिलते हैं, टुंड्रा। अभी देखिए आपको एक बार क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट है फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे ट्रीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ग्रासलैंड्स, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, वहाँ पे छोटी मोटी घास पाई जाती है और वो बहुत बड़े एरिया में फैली होती है। स्क्रब्स क्या होते हैं? जहाँ लो रेनफॉल होती है वहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं या कंटीले पौधे पाए जाते हैं, इनको हम स्क्रब्स बोलते हैं, जैसे राजस्थान का एरिया हो सकता है। नेक्स्ट है टुंड्रा। टुंड्रा क्या होते हैं? हमारे पोलर रीजन में पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में, जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे ये टुंड्रा पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए एक बार, ये जो आपको वर्ल्ड मैप दे रखा है, इनके अंदर कुछ नेचुरल वेजिटेशन के लिए आपको एक टेबल बना के दी हुई है। टुंड्रा, टुंड्रा कहाँ पे है? जहाँ पे वाइट एरिया है, जैसे हमारा ये एरिया अंटार्कटिका और आर्कटिक का ऊपर का एरिया, या ये जो इनको एक कंट्री दिखा रखी है। कन्फीरियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो ब्लू कलर में, वो सारे क्या है? कन्फीरियस फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट जो ग्रीन पार्ट में, जैसे ये प्रेरीज का है, इधर स्टेपीज का पार्ट है, क्या है? डिसीडियस फॉरेस्ट है। प्रेरीज, प्रेरियो स्टेपी इस कलर में आपको नजर आ रहे हैं, सॉरी, डिसीडियस फॉरेस्ट में ग्रीनरी पार्ट है। एंड प्रेरीज और स्टेपीज का आपको क्लियर दे रखा है। प्रेरीज का पार्ट नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है एंड स्टेपीज जो है रशिया में है। ये बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं। डेजर्ट आपको येलो कलर में गिवन है, जैसे अफ्रीका में आपको दे रखा है, इंडिया का थोड़ा सा पार्ट है और ऑस्ट्रेलिया में भी है, जहाँ पे भी येलो कलर है। यहाँ पे क्या है? डेजर्ट है हमारे, सेमी डेजर्ट, जो थोड़े बहुत डेजर्ट हल्के फुल्के, ये डार्क कलर में आपको दिए हुए हैं। मेडिटेरेंस और चैप्रल, ये कुछ एरिया है, ये बहुत कम होगा, ये यहाँ पे ब्राज़ील के आसपास आपको नज़र आ रहा है। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे हल्की फुल्की बारिश होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे क्या है? नॉर्मल बारिश का मौसम है कि हैवी रेनफॉल जहाँ होती है, सॉरी कम नहीं, हैवी रेनफॉल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, एक बार आप इसको दोबारा से देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट हमारा पार्ट है नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशंस पाई जाती हैं। इंडिया का फिजिकल कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रीजन पाए जाते हैं। इसमें माउंटेन रीजन है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन भी अलग अलग पाई जाती है। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पे टेम्परेचर जोन जो है उन वो किस टाइप की ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जैसे पाइन ट्री है, स्प्राउस है,
डिओडर है, बिर्च, ये सारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में पाए जाते हैं। ट्रीज जैसे कि महोगनी, एबोनी, रबर, ये सारे की सारी इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मानसून डिसीडियस फॉरेस्ट भी यहाँ पे है जहाँ पे मॉडरेट हैवी रेनफॉल होते हैं, मॉडरेट से लेकर हैवी रेनफॉल तक हो सकती है, यानी कि नॉर्मली यहाँ मॉडरेट रेनफॉल होते हैं लेकिन समटाइम यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। जो कि जहाँ पे साल, टीक, बैम्बू, ये सारे जो ट्रीज हैं ये सारे इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, मानसून डिसीडियस फॉरेस्ट में। उसके बाद है टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनके अंदर ये होते हैं लो लेइंग डेल्टा एरिया, यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो डेल्टा एरिया में पाए जाते हैं। डेल्टा एरिया में जो आपके पेड़ हैं वो सुंदरबन डेल्टा या लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट के आसपास पाए जाते हैं। डेजर्ट वेजिटेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि भारत के अंदर थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट जो राजस्थान में है जिसके अंदर डेजर्ट वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे कि डेट पाम, कीकर, बबूल, कैक्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस पॉइंट में आपको बताया गया कौन कौन से हमारे फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, मेनली उन चीज़ों के बारे में बता रखा है, जैसे थार डेजर्ट के बारे में, मानसून डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, और माउंटेन एरिया में कौन कौन सी वेजिटेशंस होती हैं उनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। तो आपको ये ट्रीज लर्न कर रहे हैं कि कौन से फॉरेस्ट में कौन से वेजिटेशन या कौन से मेन ट्रीज पाए जाते हैं, आप इनको लिख लेंगे फिर इनको लर्न करेंगे। अब आपको दे रखा है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप के अंदर देखिए सबसे पहले टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जहाँ पे ये हल्का सा ब्लैक पार्ट है, जहाँ पे डेल्टा एरिया है, हल्का फ्लो कोस्टल एरिया जो है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, ये सारा आपको नजर आ रहा है, कर्नाटका में। उसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कोस्टल एरिया पूरा जो यहाँ से कवर होता है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का कुछ पार्ट, और यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट जहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं या जहाँ पे कैक्टस, बबूल, इस टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं, वो हमारा राजस्थान का पार्ट है, कुछ गुजरात का। हिमालयन वेजिटेशन, जहाँ पे हिमालयन वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे चिर, पाइन, डिओडर वगैरह, वो सारा काम है जम्मू कश्मीर और ये लेके इधर से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इस एरियाज में पाए जाते हैं। तो आपको ये अलग से फॉरेस्ट गिवन किए हुए हैं, दे रखे हैं इनके, इन्हीं के बारे में आप पॉइंट्स इधर लिख सकते हैं, और उनके सामने कौन कौन से ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं वो आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, की नेचुरल वेजिटेशन को आप कंजर्व कैसे करके रखेंगे। देखिए बहुत सारा एरिया हमारा जो है फॉरेस्ट का है, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है हमारे फॉरेस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फॉरेस्ट का, डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ। कुछ लोग फार्मिंग करना चाहते हैं, कुछ वहाँ पे अर्बन एरियाज़ के लिए अर्बन एरिया डेवलप कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे अपने घर बना रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, वहाँ पे रोड बनाए जा रहे हैं, या पावर लाइन वहाँ बनाई जा रही है। इसलिए हमारे बहुत सारे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ख़त्म होती जा रही हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो फॉरेस्ट ने बहुत सारा पार्ट अर्थ के ऊपर कवर कर रखा था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो जल्दी ही जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। सारे जो फॉरेस्ट है, नेचुरल वेजिटेशन जो है, नेचर से अपने आप बनी जो वेजिटेशन है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। लोग अपने घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या अपने डेवलपमेंट के लिए लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन को खत्म करते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब उनको हम कंजर्व कैसे करके रख सकते हैं, उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एफोरेस्टेशन या रिफोरेस्टेशन, यानी कि जो डिफोरेस्टेशन हुआ है, जो फॉरेस्ट काटे गए हैं वहाँ पे या उनकी जगह पे कहीं और दोबारा से ट्रीज को प्लांट किया जाए ज़्यादा मात्रा में, उसको हम बोलेंगे एफोरेस्टेशन या रिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेगुलेटेड एंड प्लांटेड कटिंग ऑफ ट्रीज। जो ट्रीज आप काट रहे हो उसकी बजाय आप दोबारा से किसी ट्री को प्लांट करो किसी और जगह, या जहाँ पे भी आप कर सकते हो। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन की जाए, गवर्नमेंट को ऐसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि वो फॉरेस्ट की प्रोटेक्ट करके रख सके, या उसके अंदर कोई बिना इजाज़त के अंदर ना जाए। फोर्थ पॉइंट हमारा कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर। जो फॉरेस्ट फायर हो रही हैं, जो ज़्यादातर जंगल क्या होते हैं, फॉरेस्ट फायर लग जाती है, उनके अंदर आग लग जाती है, और जंगल के अंदर अगर आग लग जाए, फॉरेस्ट के अंदर अगर आग लग जाए तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। कुछ 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करके रख सकते हैं, इन्हीं के बारे में अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन। अब ये क्या है, रिफोरेस्टेशन में आपको नजर आ रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। जैसे कि स्कूलों में भी हम सेलिब्रेट करते हैं वन महोत्सव। वन महोत्सव में क्या होता है, हम सभी अपने घर पे
या अपने स्कूल में पेड़ पौधे लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या होता है? एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो खाली है, जिसके अंदर लाइन से बहुत सारे ट्रीज को लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एफोरेस्टेशन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एफोरेस्टेशन न्यू फॉरेस्ट को कवर किया जाता है या न्यू फॉरेस्ट को क्रिएट किया जाता है बहुत सारे ट्रीज लगा के। इसके अंदर एग्रीकल्चरल लैंड भी हो सकती है या अदर लैंड भी हो सकती है जो बंजर भूमि पड़ी है या जो बैरन लैंड पड़ी है, खाली पड़ी है, जिसका कोई पर्पस नहीं है, लोग उसको यूज नहीं कर रहे, तो उस लैंड पे भी हम एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। द फॉरेस्ट लैंड विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर वहां पे आग लगी तो वहां पे भी ये एक्टिविटी की जा सकती है। अब रिफोरेस्टेशन क्या है? एक ये रिफोरेस्टेशन में भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते, एक एक अलग अलग, जैसे स्कूलों में या घरों में जो मैंने बताया। तो ये दोनों ही मेथड क्या है? आर्टिफिशियल मेथड है, यानी कि ये नेचुरल वेजिटेशन है, हालांकि ये आर्टिफिशियल मेथड है, एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन में एक जगह जो बहुत ज्यादा खाली पड़ी है, बैरन भूमि है, वहां पे पौधे लगाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। रिफोरेस्टेशन जैसे स्कूलों में वन महोत्सव होता है कि बहुत सारे पौधे लगाते हैं हम अपने आसपास, उसको हम बोलते हैं रिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेगुलेटेड एंड प्लान्ड कटिंग फॉर ट्रीज। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट शुड बी रेगुलेटेड बाय अडॉप्टिंग मेथड लाइक क्लियर कटिंग, सिलेक्टिव कटिंग एंड शेल्टरवुड कटिंग। अगर हम फॉरेस्ट की कटिंग की जा रही है तो उसको कुछ मेथड यूज किया जाना चाहिए कि वो किस तरीके से कटिंग की जाए जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे क्लियर कटिंग, अगर कटिंग की जा रही है तो वहाँ से बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए, या कुछ पार्ट्स को, सिलेक्टिव कटिंग, कुछ पार्ट्स को काटा जाए, कुछ पेड़ पौधों को जहाँ से नीडेबल है वहीं से काटा जाए और उन पेड़ों की बजाय कहीं और लगा दी जाए। शेल्टरवुड कटिंग, ये भी रोकी जानी चाहिए, लोग वहाँ पे लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा काट रहे हैं तो ये लकड़ियाँ नहीं काटी जानी चाहिए, या इसके लिए जितना कम से कम हो सके उतना इसकी कटिंग की जानी चाहिए। इसके लिए जो गवर्नमेंट उसको मेजर स्टेप्स लेने होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन की जानी चाहिए, यानी कि कोई भी पर्सन उसके अंदर जाके खुद ही कटिंग करना शुरू ना कर दे, उसके लिए हमें उससे बचाव करना चाहिए। कमर्शियल कटिंग रोक देनी चाहिए, जो लोग पैसे के लिए वहाँ पे कटिंग कर रहे हैं उनको कटिंग नहीं करने देनी चाहिए। जो ग्रेजिंग वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, जो लोग अपने एनिमल्स को बहुत ज़्यादा चरा रहे हैं उनको भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज मैनर में करवाना चाहिए, वैसे ही वहाँ पे उनको छोड़ नहीं देना चाहिए। जो ये दोनों ही बहुत बड़े कारण हैं, कमर्शियल कटिंग एंड अनऑर्गेनाइज ग्रेजिंग। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट के लिए, यानी फॉरेस्ट जो खत्म हो रहे हैं उनके लिए। बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे भी हैं जिनकी पैरासिटिक फंगी या रस्ट या मिस्टलियोट्स वायरस वगैरह के कारण जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, या ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं वहाँ पे उन चीज़ों के कारण। तो इन चीज़ों से भी हमें ट्रीज को बचाना चाहिए, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। दे शुड बी प्रोटेक्टेड आइदर बाय यूज ऑफ केमिकल स्प्रे, या तो वहाँ पे कोई केमिकल स्प्रे करवाया जाना चाहिए, एंटीबायोटिक का यूज़ आप कर सकते हो, या डेवलपमेंट ऑफ डिजीज जो हो रही हैं जैसे रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ ट्रीज, जिसके कारण ट्रीज बिल्कुल खत्म हो जाते हैं या अंदर से खोखले पड़ जाते हैं, इन चीज़ों को हम बचा सकते हैं। तो मेन है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। फॉरेस्ट के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे फंगी लग गई है या वहाँ पे बहुत सारे जो ट्रीज है वो अंदर ही अंदर खत्म हो गए हैं, तो उनको भी केमिकल का यूज़ कर, केमिकल स्प्रे या एंटीबायोटिक का यूज़ करके उनको बचाया जा सकता है जिससे वो बने रहें। ओके, तो इस तरीके से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं हमारे फॉरेस्ट की। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ ओवर फॉरेस्ट फायर। कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर की फॉरेस्ट फायर में, फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है, अक्सर क्या होता है, मेन जो प्रॉब्लम होती है फॉरेस्ट में वो अपने आप आग लग जाती है। ट्रीज जो होते हैं बहुत ज़्यादा उनके अंदर आग फैल जाती है, फायर स्टार्ट होती है फॉरेस्ट के अंदर। कुछ ट्रीज होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा विंड, जब बहुत स्पीड से विंड चलती है तो उनके अंदर फ्रिक्शन होता है जिससे लाइटनिंग होती है, और कुछ जो सूखे ट्रीज हैं या जो सूखे पेड़ पौधे वहाँ पे आसपास हैं उनमें फायर लग जाती है, आग पकड़ लेते हैं और उससे पूरे विंड के थ्रू पूरे फॉरेस्ट जो है वो पूरा जल जाता है। तो इससे हमें उसे बचाया जाना चाहिए। अब ये तो है एक नेचुरल कारण कि नेचर से उनको आग लगे, कि लाइटिंग हुई है एनवायरनमेंट के अंदर या बहुत ज़्यादा विंड के थ्रू लाइटिंग वहाँ हुई है और उससे आग पकड़ ली। लेकिन कुछ ऐसे कारण भी हैं जो ह्यूमन मेड है, यानी कि ह्यूमन के कारण इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, मतलब वो जानते हुए उसको आग लगाएं या अनजाने में समटाइम्स फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो उनसे हम उनको बचा सकते हैं। ये हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेशन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होती है? जैसे हमने नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा कि नेचर के अंदर बहुत सारे वेजिटेशंस होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जो अपने आप ग्रो करते हैं। जब वो अपने आप ग्रो करते हैं तो उनके अंदर कुछ लाइफ भी हो जाती हैं, जैसे उसके अंदर कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, या कोई भी इक्वेटिक लाइफ। इक्वेटिक लाइफ होती है जो पानी के अंदर की लाइफ होती है, जैसे फिश वगैरह है, इनको हम बोल सकते हैं इक्वेटिक एनिमल्स, इक्वेटिक लाइफ। ये सारी अपने आप मेंटेन होती हैं। एनिमल मेंटेन करते हैं
हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को, यानी कि बहुत ज़्यादा जब पेड़ पौधे हो जाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत खा लेते हैं, या उनसे बड़े जो एनिमल्स हैं वो उनको खा लेते हैं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है इन द इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम मैंने आपको लास्ट में बताया था, एक पॉइंट आया था। इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे प्लांट्स यानी कि नेचुरल वेजिटेशन और एनिमल्स आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब एनिमल्स जो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि मिल्क है, मीट, हाइड, वूल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें एनिमल्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे ही हमें हनी मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनसे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर हम पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो ये जो बीज हैं इन्हीं के थ्रू फ्लावर से फल बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर। बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट को खाती हैं और डिकम्पोज कर देती है। ऐसे वल्चर जो है उसकी बहुत अच्छी एबिलिटी है कि वो डेड एनिमल्स को खा के उसको हमारे एनवायरनमेंट से ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण हम उसको स्कैवेंजर भी बोलते हैं। वल्चरों को हम स्कैवेंजर बोलते हैं क्योंकि वो हमारे डेड एनिमल्स को, जो भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर डेड एनिमल है, उनको खा के खाते हैं एंड कंसिडर करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल साफ कर देते हैं। सारे के सारे एनिमल्स इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। छोटे एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत नीडेबल हैं क्योंकि वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं, और बड़े एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नीडेबल हैं इकोसिस्टम को बनाने के लिए। जैसे आपको बीज नज़र आ रहे हैं, लॉयन है, वल्चर है, तो ये इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये तीनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को बचाया जाए। अब देखिए वाइल्ड लाइफ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कुछ लोग शिकार करने के लिए, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, उनकी स्किन के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए वाइल्ड लाइफ को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो उस वाइल्ड लाइफ को बचाया जाना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसके कारण वाइल्ड लाइफ भी हमारी क्या हो रही है, पूरे वर्ल्ड में खत्म होती जा रही है। ये कुछ कारण और भी हो सकते हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश लगा लो, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, या बहुत ज़्यादा गर्मी, जिसके कारण वहाँ के एनिमल्स मर गए हैं। ये भी बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। ह्यूमन के इंटरफेरेंस बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पे ह्यूमन जा रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं, जिसके कारण जो वाइल्ड लाइफ है वो खत्म होती जा रही है। डिफोरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। डिफोरेस्टेशन, माइनिंग वहाँ पे की जा रही है किसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। सॉइल इरोजन अगर वहाँ हो रहा है तो भी वाइल्ड लाइफ जो है उसको बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है, कोई भी इंडस्ट्री बनाई जा रही है, घर बनाया जा रहा है, तो भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाइल्ड लाइफ के लिए। अगर वहाँ पे किसी फॉरेस्ट में आग लगी तो बहुत सारे एनिमल्स वहाँ मर जाते हैं। सुनामी आई है या लैंडस्लाइड हुआ है जिसके कारण बहुत सारे एनिमल्स वहाँ मर जाते हैं, या कोई भी ह्यूमन मेड वहाँ पे कुछ हुआ है, ह्यूमन के कारण की वहाँ की लाइफ को, जैसे शिकार वगैरह। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वाइल्ड लाइफ के लिए। नेचुरल फैक्टर भी इसके अंदर आते हैं। नेचुरल फैक्टर में जैसे सुनामी है, लैंडस्लाइड, फ्लड, इन सब के कारण भी हमारी वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है, एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे जो एनवायरनमेंट उससे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, जैसे लॉयन है, ब्लैक बक, टाइगर, राइनोसोर्स, लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पिकॉक। ये सारी चीज़ें क्या है, इन एनिमल्स को लोग अपने शिकार के लिए, या इनकी नेल्स के लिए, टिथ के लिए, हॉर्न्स के लिए, या इनकी स्किन के लिए इनको मार देते हैं, जिसके कारण ये भी ख़त्म होने की कगार पे हैं। बहुत सारे स्पीशीज़ ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड जोन में है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसलिए हमें वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना चाहिए, और इन एनिमल्स को भी हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। जैसे इनके लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, जिनके अंदर इन एनिमल्स को रखा जाता है, सेफ रखा जाता है, इनका ध्यान रखा जाता है। अगर इनको कोई बीमारी है या प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जाता है। इसके लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी आपको इजीली देखने को मिलेगी, और वाइल्ड लाइफ भी। अब डू यू नो में देखिए, द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है हॉट स्प्रिंग नेशनल पार्क है अरकानसास में, जो कि 5,500 एकड़ में बना हुआ है। एक्चुअली फर्स्ट फेडरल प्रोटेक्टेड पीस था लैंड का 1832 में, यानी कि सबसे पहले 1832 में ये एक प्रोटेक्टेड लैंड बनाई गई थी। उसके बाद 1921 में इसको नेशनल पार्क की उपाधि दे दी गई है, इसको एक नेशनल पार्क बना दिया गया था। अवेयरनेस प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, इनको इनकरेज करा जाना चाहिए किसी भी रीजन में, कम्युनिटी लेवल पे, बच्चों के बीच में, स्कूल चिल्ड्रन में। और उन बर्ड्स एंड एंडेमिक एनिमल, जो खत्म होने वाले एनिमल्स हैं नेशनल पार्क के अंदर, उनको ध्यान से या उनको सेव करके रखना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज चलाई जानी चाहिए।
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए, यानी कि नेचर कैंप्स लगाए जा रहे हैं स्कूल के थ्रू। नेचर कैंप्स लग सकते हैं कि बच्चे वहाँ जाके 2 दिन 3 दिन रहें। कुछ बड़े स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो 10 दिन का 12 दिन का कैंप भी लगाते हैं बड़े बच्चों के लिए, या कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो उनके लिए कुछ करें, जिससे कि वो अप्रिशिएट कर सके उन बच्चों को और उन स्पीशीज को भी, कि उन स्पीशीज को कोई नुकसान ना पहुंचाए। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने इनके अगेंस्ट लॉ भी बनाया है कि अगर किसी बड़े एनिमल को मारा गया तो उसके लिए उनको सजा हो सकती है। जैसे इन इंडिया किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, डियर एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक, इन लोगों को या इन एनिमल्स को मारना बिल्कुल इलीगल है, इनको मारा नहीं जा सकता। अगर इनको मारते हुए पाया गया या इनका शिकार किया गया तो उनके ऊपर केस हो सकता है या उनको सजा भी हो सकती है। टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड वाइल्ड लाइफ एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए साइट्स द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एस्टेब्लिश किया गया। ये एक ग्रुप का नाम बोल सकते हैं हम, या एक डिपार्टमेंट हम इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इन दोनों का ध्यान रखा जाता है। इससे कुछ फीचर्स हैं, जैसे फर्स्ट है इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में, यानी कि सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में सभी गवर्नमेंट्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट है इट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हुज स्टेज इज प्रोहिबिटेड, और इसके अंदर एक लिस्ट बनाई गई बहुत सारी स्पीशीज की, बहुत सारे एनिमल्स की एंड बर्ड्स की, जिनको इलीगल बनाया जाए कि अगर उनको मारा गया तो वो इलीगल होगा, उसके लिए कानून बनाए गए हैं। नेक्स्ट इट सिक्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, और ये इंश्योर किया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट की स्पीशीज को सर्वाइव करवाया जाना चाहिए या उनको सर्वाइवल को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, जिसके लिए बायोस्फीयर नेशनल पार्क वगैरह बनाए गए हैं हर एक कंट्रीज में अलग अलग। नेक्स्ट है roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected under the convention including bear, dolphin, corals, aloes, orchid and cacti। अब ये देखिए स्पीशीज बताई गई है कि एनिमल की 5,000 स्पीशीज हैं, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो 28,000 स्पीशीज हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है इसके थ्रू। ये जो आपका साइट्स है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसके थ्रू 5,000 एनिमल्स एंड 28,000 प्लांट्स की स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया गया है। उनके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं या कुछ जो नाम इन्होंने थोड़े बहुत दिए हैं, जैसे बियर है, डॉल्फिन, कॉरल्स, एलो, ऑर्चिड, कैक्टी, ये सारे कुछ पौधे हैं, कुछ एनिमल्स हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, या जिनकी कटने पे या जिनको एनिमल्स को मार देने पे आपको सजा हो सकती है। अब हम क्विक रीजन 2 करेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। फर्स्ट है इसका द 2 मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए जो मेन 2 फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारा टेम्परेचर एंड सेकंड मॉइस्चर, ये दोनों हमने पढ़े थे। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेचुरल वेजिटेशन के लिए। अगर वहाँ का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो नेचुरल वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाएंगी, या अगर वहाँ के सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा तो भी वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकती। नेक्स्ट द एरिया वेयर प्लांट एंड एनिमल इंटरेक्ट इन अकॉर्डिंग विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज नोन एज। जब फिजिकली कोई भी प्लांट और एनिमल जब आपस में इंटरेक्ट कर दें फिजिकल एनवायरनमेंट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। थर्ड है डैश इज क्रिएटिंग न्यू फॉरेस्ट वेयर देयर वर नो ट्री फॉरेस्ट बिफोर। जहाँ पे कोई भी ट्री पहले ना हो और वहाँ पे फॉरेस्ट बनाना, उसको हम क्या बोलेंगे, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन बोलेंगे जहाँ पे कोई भी ट्रीज नहीं था पहले और उसके बाद वहाँ पे फॉरेस्ट क्रिएट किया गया है, फॉरेस्ट बनाया गया है बहुत सारे ट्रीज लगा के, उसको बोलेंगे एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मेड टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया है, इंटरनेशनल कन्वेंशनल साइट। क्या बनवाई गई है, इंटरनेशनल कन्वेंशनल साइट। साइट की फुल फॉर्म भी आप लर्न करोगे, जो मैंने अभी लास्ट टाइम बताई है। अगर ध्यान ना हो तो दोबारा से आप वीडियो देखिए। नेक्स्ट द ओशन एंड सीज अकाउंट फॉर 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर। ओशन एंड अकाउंट में 97% वाटर है, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। 97% वाटर हमारा ओशन एंड सीज में है, जो कि सॉल्टी सैलिन वाटर है, और 3% है जो फ्रेश वाटर है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज इक्वल थ्रू आउट द ईयर। पूरे ईयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो इक्वल होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो किसी जगह पे बहुत कम, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट है हाउ डज वाटर गेट कंटेमिनेटेड। वाटर किस तरीके से कंटेमिनेटेड होता है, किस तरीके से पोल्यूटेड होता है। डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स
थ्रो पाइप्स एंड सीवर्स इनटू वाटर बॉडीज। जब हम पानी को डिस्चार्ज करते हैं, भेज देते हैं या निकाल देते हैं पानी को पाइप के थ्रू या सीवर के थ्रू, और उसको कहाँ डालते हैं, वाटर बॉडीज में। जो पोल्यूटेड वाटर है उसको जब हम पाइप या सीवर के थ्रू वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, जैसे रिवर या लेक, तो वो क्या होता है, कंटेमिनेटेड। हाउ डज वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड, किस तरीके से पानी खराब होता है। गंदे पानी को आप साफ पानी में डाल दोगे तो पानी क्या होगा, खराब हो जाएगा, वो पीने लायक रहेगा ही नहीं। आपने दोनों वीडियोस देख ली होंगी आई होप। वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 एंड 2 में दोनों में क्विक रीजन है, वो दोनों आपको कॉपीज में करनी है। एंड थैंक यू।